आज हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। और ये क्या है? अध्याय 3 है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ये अपना भारत का मानचित्र है। इसमें जो सब जगह है उस सब चीज के बारे में चर्चा है। हम समुद्र के भी बारे में पढ़ेंगे, हिमालय के भी बारे में पढ़ेंगे, इधर के भी बारे में पढ़ेंगे, इधर के भी बारे में पढ़ेंगे, और बीच में जो मध्य भारत है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि इस भारत से विदेशी क्या सब सीख सकते हैं। फिर हम यह भी देखेंगे कि हमें अपने प्राचीन भारत से क्या सीखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका आंसर को भी हम लोग पढ़ते हैं। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सी महान खोजें और उपलब्धियां सबसे पहले हुई हैं। यहाँ जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान मिले हैं जो बाकी दुनिया के लिए सोचने का विषय है। भारत की धरती पर स्वर्ग जैसी सुंदरता पाई जाती है। यहाँ मानवीय गुण, कीमती रत्न, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक चिंतन भरा हुआ है। भारत में ऐसा ज्ञान और माहौल मिलता है जो जीवन को सुखमय बनाता है और ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब इसको हम समझते हैं क्योंकि समझना अति आवश्यक है। हमको याद करना है, याद करने से पहले हमें कोई चीज समझनी होती है। तो क्या है हमारे समझने के लिए? कहता है समस्त भूमंडल में। हम जब भूमंडल की बात करते हैं तो हम पृथ्वी की बात करते हैं। भू मतलब जमीन, यानी हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। कहता है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य। संपदा बोले तो संपत्ति, और प्राकृतिक सौंदर्य बोले तो नदी, पहाड़, समुद्र, झरना, ये सारी चीज। इससे परिपूर्ण यानी भरा हुआ देश कौन है? भारत है। यह बात है। अब कहता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, यानी हम जो जवाब देंगे उसमें हम यह दिखाएंगे कि यहाँ प्राकृतिक संपदा भी है और प्राकृतिक सौंदर्य भी है। इस चीज को हमको दिखाना है। तो देखो क्या कहा है। कहता है लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, अपना जो देश है भारत, वह एक ऐसा देश है जहां बहुत सी महान खोजें हैं। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी खोजें हुई है। अब देखो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं इसका खोज न्यूटन किया, इसका खोज ये किया, सारे के सारे विदेशी नाम होते हैं, लेकिन वो सब क्या किया? भारत का नकल किया। आज जो भी खोजें हो रही है उसका भारतीय धर्म ग्रंथ में पहले से उल्लेख है। अभी मैं एक नई खोज हुई है, मैं उसका चर्चा करना चाहता हूं। सर का ट्रांसप्लांटेशन, एक कंपनी है वो क्या कर रही है? एक व्यक्ति के धड़ को दूसरे धड़ में लगा रही है। और हमारे धर्म ग्रंथ में सर का पहले ही ट्रांसप्लांट हो चुका है। किसका? तो गणेश जी का सर प्लांट किए थे कौन? महादेव किए थे। तो हमारे यहाँ यह पहले ही हो चुका है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बहुत सी महान खोजें और उपलब्धियां सबसे पहले कहाँ हुई है? तो भारत में हुई है। यानी आज भले विज्ञान उसको बना रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पहले ही भगवान शंकर ने सर प्लांटेशन किया हुआ है। अब कहता है, क्या कहता है? जीवन की सबसे बड़ी समस्या है तो क्या होगा? उसका समाधान होगा। समाधान मिले हैं, सिर्फ यही मिले हैं, बाकी दुनिया में नहीं मिले हैं। इसलिए ये बाकी दुनिया के लिए क्या है? सोचने का विषय है। क्लियर हो गया? इसके बाद कहता है भारत की धरती पर स्वर्ग जैसी सुंदरता पाई जाती है। कश्मीर है ना, पृथ्वी का स्वर्ग कौन है? कश्मीर है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी कई सारे हिल स्टेशन हैं। जब तुम नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहां भी प्राकृतिक सुंदरता है। सभी जगह जो रेगिस्तान है हमारा, वो भी हमारा सुंदर है, जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पर क्या है? स्वर्ग जैसी सुंदरता पाई जाती है। कहता है यहाँ तक ही नहीं, यहाँ मानवीय गुण, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति दयालु है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? आध्यात्मिक चिंतन से भरे हुए हैं। सारे विदेशी हरिद्वार आते हैं, सारे विदेशी वाराणसी आते हैं। यह प्रमाणित है कि
वाराणसी में जितने विदेशी आते हैं उतने विदेशी गोवा भी नहीं जाते हैं। हम लोग भले गोवा जाते हैं समुद्र में नहाने के लिए, लेकिन जो विदेशी भारत आते हैं वो वाराणसी आते हैं, यानी आध्यात्मिक चिंतन से भरे हुए जगह आते हैं। मुझे वाराणसी जाने का मौका मिला था, कई बार मौका मिला, हर बार मैं पायलट के इंटरव्यू के लिए वहां जाता था एयरफोर्स में। कीमती रत्न, अब देखो कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर है ना, कोहिनूर हीरा है, ठीक है, वो कहां से है? भारत से है। वो दक्षिण भारत की एक रानी का था, जिससे छीन करके मुगल सम्राट लिए और ये फिर ब्रिटिश सम्राट के पास चला गया। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य से ये देश क्या है? भरा हुआ है। अब लेखक कहते हैं भारत में ऐसा ज्ञान और माहौल मिलता है जो जीवन को सुखमय बनाता है। यानी अगर आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो आपको भारत आना होगा और यहाँ आकर के क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और यह चीज जो है इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, यही लेखक कहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो पढ़ लेते हैं हम लोग क्या कहता है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन केवल गांव में ही हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि भारत के गांव में ही प्राचीन भारतीय भाषा, रीति रिवाज और जीवन जीने के विभिन्न तरीके अभी भी मौजूद हैं। यहाँ भारत के इतिहास और संस्कृति के अवशेष अध्ययन और खोज के लिए मिलते हैं, जबकि शहरों में ये चीजें कृत्रिम हो जाती हैं। चलो समझते हैं क्या कहता है। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो दो ही जगह होता है, एक गांव होता है और एक शहर होता है। शहर में क्यों नहीं मिलता है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे गांव में ही क्यों मिलता है। तो देखो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? केवल गांव में ही हो सकते हैं। अब इसका कारण दे रहा है लेखक, इसका क्या कर रहा है? कारण दे रहा है। तो इसका कारण यह है कि भारत के गांव में ही प्राचीन भारतीय भाषा, आज भी अगर तुम गांव जाते हो तो हमारी जो भाषा है वो मौजूद है। अगर कोई मैथिली प्रदेश से है तो वो मैथिली बोलता है, अगर कोई अंग प्रदेश से भागलपुर से है तो वो अंगिका बोलता है, बज्रिका बोलता है उससे आगे, और कोई अगर पश्चिम चंपारण से है तो वो भोजपुरी बोलता है। बंगाल चले जाओगे तो वहां आज भी बंगाली बोली जाती है। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? गांव में हो रही है, यानी भाषा आज भी गांव में ही अक्षुण्ण है। रीति रिवाज, अब रीति रिवाज की बात करें तो जैसे मान लो कपड़े से बात करते हैं, आज भी गांव के लोग धोती पहनते हैं लेकिन शहर के लोग नहीं पहनते हैं। इसी तरह जीवन जीने के विभिन्न तरीके अभी भी मौजूद हैं। तो जब आज मौजूद है तो आज से 300-400 साल पहले तो अवश्य मौजूद होगा ना। तो कहता है इसके अलावा अगर हम भारत के इतिहास की बात करें और संस्कृति के अवशेष की बात करें और उसका अध्ययन और खोज करना हो तो हमको गांव जानना होगा। अब समझो कोई व्यक्ति है जो भारत की संस्कृति को जानना चाहता है, उसको पढ़ना चाहता है, तो उसको कहाँ जाना होगा? गांव जाना होगा। कहाँ जाना होगा? गांव जाना होगा। अब क्या, भारत एक आध्यात्मिक देश है। अभी मैं हाल में ही उगना गया था, कहाँ? मधुबनी में। किस चीज के लिए? तो महादेव के पूजा के लिए गया था, कुछ दिन पहले मैं गया था। तो अब अगर हमको भारत का आध्यात्मिक इतिहास जानना हो तो हमको कहाँ जाना होगा? गांव जाना होगा। शहर में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शहर में तो सिर्फ बिल्डिंग मिलता है जहां लोग रहते हैं, और इस तरह रहते हैं कि 100 मंजिला इमारत है, व्यक्ति पर व्यक्ति है। यहाँ सिर्फ लोगों को जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए वही पूरी नहीं हो पाती है। तो शहर में ये सारी चीजें क्या होती है? कृत्रिम हो जाती है या होती ही नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 में आते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? कहता है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? पढ़ते हैं का आंसर क्या है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। इसका कारण यह है कि आज का भारत भी उन्हीं प्राचीन समस्याओं से जूझ रहा है जिनसे 2-3 हजार वर्ष पूर्व पहले ग्रसित था।
इसलिए 19वीं सदी के यूरोपियन लोगों को उस पुराने भारत की पहचान करने की जरूरत है ताकि उसका सही ढंग से विकास और पोषण किया जा सके। समझते हैं। यहाँ एक चीज, जो ये भारत है इसको यूरोप कर लो तो क्लियर हो जाएगा। ये जो भारत है आज का यूरोप, यहाँ पे क्या होगा, आज का यूरोप। ठीक, चलो क्या कहता है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यानी भारत को पहचानना है तो उस दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है, यानी कैसा व्यक्ति को भारत को पहचानना है। और सवाल है कि वो भारत को पहचानेगा ही क्यों, वांछनीय मतलब जरूरी। तो चलो समझते हैं क्या कहता है। कहता है भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए, किसके लिए, यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। किन के लिए वांछनीय है, तो यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। पहला का जवाब मिल गया। अब सवाल है क्यों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यों। तो लेखक कहते हैं क्यों ऐसा आवश्यक है। कहता है इसका कारण यह है कि आज का यूरोप, यानी यूरोपियन लोगों को कह रहे हैं कि आज का यूरोप जो तुम्हारा महादेश है, जो तुम्हारा देश है, जिस अलग अलग देशों से तुम आए हो, उन्हीं प्राचीन समस्याओं से जूझ रहा है। वहां पर वो सारी समस्याएं अभी मौजूद हैं जिनसे 2-3 हजार वर्ष पूर्व भारत पहले ग्रसित था। ठीक है, यानी कि आज से 2-3 हजार वर्ष पहले जो भारत में समस्याएं थी वो समस्या आज यूरोप में है, इसलिए इसको पहचानने की जरूरत है। इसलिए कहता है 19वीं सदी के यूरोपियन लोगों को उस पुराने भारत की पहचान करने की जरूरत है ताकि उसका सही ढंग से विकास और पोषण किया जा सके। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी थी, जब हम लोग यूनिवर्सिटी थी, कहा जाता है हमारे यहाँ जब यूनिवर्सिटी थी, यानी लोग पढ़ाई कर रहे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जब हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसको कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया, तो उस समय पूरे यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, यानी वहां एक भी शिक्षा के लिए संस्थान नहीं थी। तो अब मान लो यूरोपियन लोग पढ़ने लगे, तो भारत में तो यूनिवर्सिटी पहले से था, तो उसके लिए उसको कहाँ जाना होगा, भारत जाना होगा। इसको और अच्छे से समझो तो ऐसे समझो, तुम मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, इसलिए कि तुम जो आज पढ़ रहे हो उसको मैंने पहले पढ़ लिया है। यानी कि किसी व्यक्ति को अपनी अगर समस्या का समाधान चाहिए तो उसको उस व्यक्ति के पास जाना होगा जो उसका समस्या को पहले देख के समाधान निकाल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि डॉक्टर उस समस्या को देखा है और उसका समाधान ढूंढा है। तो वही लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि आज का जो यूरोप है वह उन्हीं समस्याओं, प्राचीन समस्याओं से जूझ रहा है जिससे 2-3 हजार वर्ष पूर्व भारत पहले ग्रसित था। यहाँ भारत लिख लेना। तो भारत समाधान ढूंढ लिया है, इसलिए आप सभी लोग बोले तो यूरोपियन लोग पुराने भारत की पहचान कीजिए। इसके साथ ही क्या, इसका सही ढंग से विकास और पोषण कीजिए ताकि आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं। पहले पढ़ना अति आवश्यक है। मैं इसलिए हर किसी को पढ़ता हूं, जबकि मैंने पहले ही पढ़ाई की हुई है, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। तो देखो क्या कहता है, लेखक के अनुसार ज्ञान विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। खासकर भू विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, देवता विज्ञान, निर्वंश विद्या, विधि शास्त्र, नीति कथा, राजनीति विज्ञान, भाषा और साहित्य जैसे क्षेत्रों में विशेषता रखने के इच्छुक लोगों को भारत का सीधा साक्षात्कार करना चाहिए। समझते हैं इसको हम। क्या है, कहता है भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया, यानी भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने से देखना। कहता है भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, यानी भारत को आपको सामने से देख करके इससे ज्ञान लेना होगा।
तो कहता है ये किसके लिए, कहा उन लोगों के लिए जो विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखते हैं। अब अगर हम विशेष क्षेत्र की बात करते हैं तो विशेष क्षेत्र में क्या आता है, विशेष क्षेत्र में आता है भू विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। देखो अभी भी जो भी व्यक्ति साइंस पढ़ता है उसको विशेष माना जाता है ना। जैसे देखो विज्ञान शब्द जिसमें जुड़ गया वो क्या हो गया, वो हो गया विशेष। जो विज्ञान है, सॉरी यहाँ विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, देवता विज्ञान है। अब देखो विद्या, विद्या प्राप्त करने वाला हमेशा विशेष होता है। विद्या, विधि शास्त्र बोले तो कानून, नीति शास्त्र बोले तो नीति कथा। हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सब नीति कथा होती है। राजनीति विज्ञान, सबसे बड़े राजनीति शास्त्र के विद्वान कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य बोले तो चाणक्य। और भाषा और साहित्य अगर पढ़ना है तो क्योंकि यहाँ बहुत पहले ही महाभारत और रामायण की रचना हो चुकी है, तो ये सब सब्जेक्ट है। तो उसी बात को यहाँ कहता है जो भी लोग ज्ञान विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों में रुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। तो कहता है ये सभी क्षेत्रों में जो विशेषता रखने के इच्छुक लोग हैं, जो इसमें विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, उन लोगों को भारत का सीधा साक्षात्कार करना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। देखो वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, जनरल थे। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। जब मैं SSC MTS सब की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस बात का मैं चर्चा करूंगा। तो इनसे संबंधित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, तो उसका कहता है लेखक चर्चा किया है, वो तुमको पूछता है कि आप उसका हवाला दीजिए और क्यों। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। कहता है लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है जिसमें वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वारेन हेस्टिंग्स ने इन प्राचीन और दुर्लभ सिक्कों को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यह सोचकर भिजवाया कि ये सर्वोत्तम वस्तुओं में गिने जाएंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक ने इन सिक्कों को सामान्य सोने के सिक्के समझकर गलवा दिया। जब तक वारेन हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड पहुंचा तब तक सिक्के गल चुके थे। मैक्स मुलर ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिक्र इसलिए किया है ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। तो चलो समझते हैं। देखो वारेन हेस्टिंग्स जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जुड़ी हुई है जिसका कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या है कि उनको 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। और ये घड़ा कहाँ मिला था, तो उन्हें वाराणसी के पास मिला था। जब उनको मिला तो ये क्या था, ये एक सामान्य सोने का सिक्का ना होकर के विशेष सिक्का था। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसको अगर हम अपने मालिक को देंगे तो वो प्रसन्न होंगे, ठीक है, और ये सारा चीज क्या होगा, सर्वोत्तम वस्तुओं में गिने जाएंगे। इसलिए वो इन दुर्लभ सिक्कों को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज देते हैं। लेकिन होता है उल्टा, क्योंकि वहां बैठा हुआ था गधा सब लोग, ठीक है। वो इसको सामान्य सोने का सिक्का समझता है, और वो कौन समझता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक। और क्या करता है, इसको गलवा दिया था। क्या किया था, गलवा दिया था। तो भेजने के बाद वारेन हेस्टिंग्स जब वापस इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने खोजा कहाँ है सिक्का, तुमको पता चला सिक्के क्या हो गया है, गल चुके हैं। तो इस घटना का मैक्स मुलर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अंग्रेज अधिकारियों के साथ। तो कहते हैं कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है दोबारा ना हो। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। क्या है 6ठा नंबर प्रश्न, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय योगदान को किस तरह से रेखांकित किया है। तो देखो क्षेत्र कौन है, नीति कथा। नीति कथा का मतलब हुआ हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए। नीति, नीति मतलब कानून। हमें उन कानून, वैसे कथा जिसमें कि कानून का बंधन है, जिसमें तौर तरीके का बंधन है,
कहता है उसमें जो भारतीय योगदान है उसको आप रेखांकित कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग चलो इसको समझते हैं। कहता है, क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय योगदान अद्वितीय है। यहाँ की बहुत सी कथाएं पश्चिम देशों में भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा कहावत यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस में मिलती है। इसी तरह नेवले या चूहे की कथा का बदला हुआ रूप एफ्रोडाइट की रचना में मिलता है, जिसे एक सुंदरी के रूप में बदल दिया गया है। यह कथा संस्कृत की एक कथा से मिलती जुलती है। भारत और पश्चिम की प्राचीन काल की कई दंत कथाओं में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। समझते हैं। लेखक कहते हैं कि नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय योगदान अद्वितीय है। अद्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा और मतलब नहीं, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कहते हैं कि यहाँ की बहुत सी कथाएं, भारत की बहुत सी कथाएं पश्चिम देशों में भी मिलती है। अब यहाँ से कैसे गया होगा भारत से पश्चिम देश में? तो पहले क्या था, लैंड से लोग आता जाता था। यूरोप से ईरान आया, ईरान से क्या किया, अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान, पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत एक ही था। फिर यहाँ से जब वो वापस गया तो यहाँ के साथ सोना चांदी के साथ साथ कथा भी लेके गया। और लेखक का कहना है ये सारी कथाएं भारत से गई है। कहाँ से गई है? भारत से गई है। उसके लिए वो कहते हैं, उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि देखो, शेर की खाल में जो गधा कहावत है वो कहाँ हम पढ़े हैं? ये शेर की खाल में गधा कहावत यूरोपियन कहावत है। तो कहता है जो यूनानी दार्शनिक प्लेटो का एक बुक है क्रेटिलस, उसमें मिलता है। कहता है इसके अलावा, कहता है यहीं तक नहीं, बात अगर यहीं तक समाप्त हो जाती तो कोई बात नहीं थी। नेवले या चूहे की जो कथा है उसी का बदला हुआ रूप हमको एफ्रोडाइट की रचना में मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, इसमें इसको एक सुंदरी के रूप में बदल दिया गया है। कहता है और ये कथा किसमें है? भारत के एक संस्कृत की एक कथा है, उससे मिलती जुलती है। और कहा कि ये तो एक उदाहरण है, साथ ही जितने भी पश्चिम की प्राचीन काल की कई दंत कथाएं हैं यूरोप की, वो सब में भारत की कथाओं के साथ आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यानी ये सारा कथा कहाँ से गया? भारत से गया है। क्योंकि पढ़ना लिखना तो तुम अभी शुरू किए हो, भारत में तो ये पढ़ाई लिखाई बहुत पहले से है। क्लियर हो गया? अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? क्वेश्चन को समझो। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही व्यापारिक संबंध नहीं बना है। यूरोप के व्यापारिक संबंध जो है वो भारत के साथ बहुत पहले से हैं, उसका प्राचीन प्रमाण लेखक बता रहे हैं। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है। लेखक के अनुसार यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुकी है कि सोलोमन के समय से ही भारत, फिलिस्तीन और सीरिया के बीच आवागमन के साधन उपलब्ध थे। इन देशों के व्यापारिक अध्ययन से कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर ही यह प्रमाणित होता है कि बंदर, हाथी दांत, मोर और चंदन जैसी वस्तुएं जिनका निर्यात बाइबिल में वर्णित है, जिसका भारत के अलावा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंध बने रहे थे। जो अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे, यूरोप से आया, मोरक्को और यूरोप, स्पेन सब सटा हुआ है, जो अफ्रीका का है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो देखो पहले इसको पढ़ते हैं। यहाँ क्या है? कहता है स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। क्या प्रमाणित है? स्पष्ट रूप से प्रमाणित का मतलब है कि उस समय का लिखित प्रमाण उपलब्ध है। सोलोमन के समय से ही भारत, फिलिस्तीन और सीरिया के बीच आवागमन के साधन उपलब्ध थे। यानी कोई व्यक्ति अगर यूरोप जाना हो तो भारत बोले तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये आजादी के पहले का चीज है। भारत का मतलब जब भी अभी हम भारत की बात करेंगे तो अपना देश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों, उससे सीरिया, ईरान, ये सब जगह था। फिलिस्तीन, आज जो इजराइल और फिलिस्तीन है, जो गाजा में है और जो वेस्ट बैंक है, 1948 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, इजराइल आजाद हुआ।
उसके पहले फिलिस्तीन ही था, दोनों को बांट के अलग किया गया। तो वहां पे आवागमन के साधन उपलब्ध थे, यहाँ से लोग वहां जाते थे, समुद्र मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से जाते थे। ठीक है। दूसरा, कुछ लोग क्या किए, इसका व्यापारिक अध्ययन किए। जब वो व्यापारिक अध्ययन करते हैं तो उनको कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, और संस्कृत शब्द का उपयोग कहाँ होता है, केवल भारत में होता है। तो इससे ये पता चलता है, क्या पता चलता है, कि भारत से लोग वहां गए और वहां से लोग भारत आए। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर ही यह प्रमाणित होता है कि बंदर भारत में ही होता था, हाथी भारत में ही होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही हाथी का युद्ध में इस्तेमाल होता था, तो इसलिए हाथी दांत की बात हो रही है। मोर जो केवल भारत में ही होता था, और चंदन जैसी वस्तुएं जिसका निर्यात बाइबिल में वर्णित है। बाइबिल क्या है, बाइबिल ईसाइयों का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, जिसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है। तो ये भारत के अलावा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती, क्योंकि और जगह इसका होता ही नहीं है। दूसरी बात कहता है, ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत के यूरोप के व्यापारिक संबंध बने रहे थे। क्लियर हो गया। 7 नंबर प्रश्न। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर में चलते हैं। ठीक है, देखते हैं 8वां नंबर में क्या है। कहता है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। बहुत बढ़िया चीज है, पहले क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं तब पढ़ेंगे। कहता है, भारत की ग्राम पंचायतों को, ये आजादी के समय की बात हो रही है, इसको आज ही देखो। आज ग्राम पंचायत सशक्त है तो गांव में विकास है। ग्राम पंचायत तुम लोग पढ़ोगे किस में, सिविक्स में, तुम्हारी ही किताब में पढ़ना है, शासन की 3री इकाई। ठीक है। कहता है, ये किस अर्थ में, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तुम उसको जाके देखो, और किनके लिए महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करें। तो हमको पहले देखना होगा ग्राम पंचायत किस अर्थ में है और किसके लिए है। तो चलो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। कहता है, लेखक ने भारत की ग्राम पंचायतों को प्राचीन राजनीतिक इकाइयों के स्वरूप को समझने की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। प्राचीन भारतीय ग्राम पंचायतें उस समय की शासन प्रणाली का उत्तम स्वरूप थी। इसलिए जो लोग प्राचीन कानूनों के महत्व और विशेषताओं को जानना और समझना चाहते हैं और पंचायती प्रथा की जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए भारत सबसे उपयुक्त देश है। समझते हैं क्या है। तो देखो, कहता है कि ये जो ग्राम पंचायत है वो क्या है, प्राचीन राजनीतिक इकाइयों को अगर समझना हो, देखो यहाँ पर एक शब्द है, क्या शब्द है, राजनीतिक। ग्राम पंचायत अभी क्या है, राजनीति का सबसे निचला और सबसे महत्वपूर्ण पायदान है। मुखिया चुनाता है, सरपंच चुनाता है ना, गांव के लोगों की समस्या का समाधान होता है। ठीक है। तो कहता है, अगर आपको ये जो भारत में ग्राम पंचायत, उसके प्राचीन राजनीतिक इकाई को समझना है, ठीक है, तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है, तो कहता है कि प्राचीन भारतीय ग्राम पंचायतें, इसी को आज फिर से जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, ये पहले भी था। लोकतंत्र हमारे यहाँ वैशाली की लिच्छवी में बहुत पहले से मौजूद था। यह विदेश से नहीं आया, यहाँ से विदेश गया और फिर विदेश से रूप बदल के हमारे पास आया। कहता है, शासन प्रणाली की उत्तम स्वरूप थी। क्यों उत्तम स्वरूप थी, अभी देखो कि तुम्हारा जो गांव का मुखिया होता है, ठीक है, वो तो हमारे ही गांव के लोगों के बीच से होता है। हम 5 साल बाद इसको हटा सकते हैं अगर हमारा मन है तो, दूसरे व्यक्ति को मौका मिलता है। आरक्षण है, प्रत्येक समाज के प्रत्येक तबके के लोगों की भागीदारी है। इसलिए कहते हैं कि जो प्राचीन कानून के महत्व और विशेषताओं को जानना और समझना चाहते हैं और पंचायती प्रथा की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसको क्या करना है, चुपचाप भारत आ जाना है। बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ठीक है, अब हम लोग धर्म पर आ गए, क्योंकि यहाँ सभी सब तरह के धर्म जो है भाव से रहते हैं। सिर्फ 4 ही धर्म नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।
यहाँ करोड़ों धर्म हैं, धर्म में भी अलग अलग मतावलंबी हैं और सभी यहाँ सौहार्दपूर्ण रहते हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो क्या है, कहता है प्राचीन काल से ही भारत धार्मिक विकास का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है और पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की शरण स्थली है। आज भी यहाँ रोज नए नए मतांतर विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अवलोकित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, देखो कहता है प्राचीन काल से ही, जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ है, भारत धार्मिक विकास का एक प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है धार्मिक विकास, यानी धर्म का विकास हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है। विकास और विनाश एक दूसरे का विलोम शब्द है। हम धर्म के विकास की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं धर्म का वास्तविक उद्भव, उद्भव मतलब जन्म, यहाँ वास्तविक रूप से किसी धर्म का जन्म हुआ और उसका प्राकृतिक विकास हुआ, यानी उसको जोर जबरदस्ती नहीं बढ़ाया गया, जैसे इस्लाम को जोर जबरदस्ती बढ़ाया गया है, लोभ देकर के ईसाई धर्म को बढ़ाया गया है। कहता है इसका क्या है, यहाँ पर प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। तो देखो इसका क्या है कि वैदिक और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, जैन धर्म की भी जन्मभूमि, यानी धर्म का क्या हुआ, जन्म हुआ, वास्तविक उद्भव हुआ और उसका प्राकृतिक विकास हुआ। कहता है इतना ही नहीं, जन्म ही नहीं दिया है, पारसियों का जो जरथुस्त्र धर्म है उसकी ये शरण स्थली है। देखो आज के ईरान में शिया मुस्लिम है, उसके पहले वहां क्या था, वहां वो पारसी लोग थे। तो जब इस्लाम को उद्भव हुआ तो ये पारसी लोग को भगा दिए, जो गुजरात में आकर के वहां के राजा के यहाँ शरण लिए। ठीक है, तो इनका धर्म क्या है, जरथुस्त्र धर्म है। अभी भी जितने भी उद्योगपति हैं अपने, रतन टाटा हो या साइरस मिस्त्री हो जो डेथ हो गया, ये सभी क्या है, पारसी हैं। कहता है यहाँ तक बात रह जाती तो हो जाता। इसके अलावा यहाँ रोज नए नए मतांतर विकसित होते रहते हैं। अगर तुम वीडियो देखोगे यूट्यूब के तो हर कुछ दिन के बाद तुम्हें एक नए बाबा मिल जाएंगे। मैं अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, नए बाबा को खराब सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ यानी हमेशा मतांतर विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अवलोकित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। क्लियर हो गया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है, कहता है भारत किस प्रकार अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन को ही पहले समझ लो, अतीत और भविष्य ये दोनों को जोड़ना है, जो बीत गया है और जो होने वाला है, स्पष्ट करें। समझते हैं। कहता है भारत एक ऐसा देश है जो प्राचीन काल और भविष्य दोनों को जोड़ता है। यह देश एक प्रयोगशाला की तरह है जहां जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, संसद में प्रतिनिधित्व का मामला हो, कानून बनाने की प्रक्रिया हो या कोई अन्य कानूनी समस्या। भारत में इन सभी का समाधान मिलता है। शिक्षा और ज्ञान की ऐसी कोई बात दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिल सकती। केवल भारत जैसे प्राचीन देश में ही अतीत और भविष्य की समस्याओं का समाधान और अवसर मिलते हैं। समझते हैं। देखो भारत एक ऐसा देश है जो क्या करता है, प्राचीन काल और भविष्य दोनों को जोड़ता है। कैसे जोड़ेगा, जब जोड़ेगा तो वो एक प्रयोगशाला हो जाएगा जहां प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और किस तरह का प्रयोगशाला है, यहाँ पर जीवन की हर समस्या का समाधान मिल रहा है। अब ये जो समाधान है वो क्या है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या संसद में प्रतिनिधित्व का मामला हो या कानून बनाने की प्रक्रिया हो, इन सभी का समाधान मिलता है। ठीक है, तो जब समाधान मिलता है तो ये अतीत की बात हो गई। इसके अलावा शिक्षा और ज्ञान की ऐसी कोई बात दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिल सकती। ठीक है, तो केवल भारत जैसे प्राचीन देश में अतीत और भविष्य की समस्याओं का समाधान और अवसर मिलते हैं, क्योंकि हम अतीत से ही भविष्य की कल्पना करते हैं और भविष्य में आने वाले समस्याओं का समाधान को पहले ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 11वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। अब देखो
मैक्स मुलर जो संस्कृत भाषा की विशेषता का बात करेगा और उसका महत्व का बात करेगा। किया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, केवल बताना है। क्या बताना है, चलो देखते हैं। देखो, मैक्स मुलर के विचार में संस्कृत की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी प्राचीनता है। यह भाषा विश्व की अन्य सभी भाषाओं से पुरानी है। इसके आधुनिक रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व सुरक्षित हैं। संस्कृत की मदद से ही ग्रीक, लैटिन, गाथिक और एंग्लो सेक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं और केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानताओं को आसानी से समझा जा सका। इन भाषाओं के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने में संस्कृत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्कृत इन सभी भाषाओं की अग्रजा है और इस प्रकार यह एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला बात किया है विशेषता का। तो कहता है ये जो मैक्स मुलर हैं, इनके विचार से संस्कृत की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी प्राचीनता है, यानी ये सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, यह भाषा विश्व की अन्य सभी भाषाओं से क्या है, पुरानी है। क्लियर हो गया। कहता है इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि इसमें जो अत्यंत प्राचीन तत्व है वो आज भी सुरक्षित हैं। आधुनिक रूप में क्या होता है, अब जैसे समझो पहले क्या था, सीडी चला करता था। आज सीडी के बाद क्या हुआ, पेन ड्राइव का जमाना आया और अब पेन ड्राइव का भी जमाना खत्म हो गया, सब कुछ क्लाउड में रहता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं हुआ है। संस्कृत में इसके जो प्राचीन तत्व हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। अब कहता है कि इसका महत्व क्या है। अब हम लोग बात करेंगे इसके महत्व के बारे में। इसका महत्व क्या है, तो देखो कहता है संस्कृत की मदद से क्या हुआ है, ग्रीक, लैटिन, गाथिक, एंग्लो सेक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं और केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में कुछ समानता है। ये सभी जो भाषाएं हैं उसमें कुछ क्या समानता है और उसको समझना था कि ये समानता क्या है, तो उसके लिए संस्कृत भाषा का जरूरत पड़ा। ये इसका महत्व है। कहता है इस भाषाओं में जो प्राकृतिक संबंध है उसमें संस्कृत ने उसको समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस आधार पर लेखक कहते हैं कि इन सभी भाषाओं की अग्रजा है। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। इस प्रकार यह एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन की ओर। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो देखो किसकी बात हो रही है, वास्तविक इतिहास की बात हो रही है। सवाल है कि किसे मानता है, वो कौन है, और सवाल है कि वो ऐसा क्यों है। इस चीज को हमको समझना है। तो देखो क्या कहता है, लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास वही माना जा सकता है जिसमें मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास में बीती हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। व्यक्ति इतिहास का अध्ययन कर धर्म, भाषा, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प और सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और अच्छाई बुराई से अवगत होता है। तो देखो अब सवाल है इतिहास। इतिहास क्या है, जो बातें बीत जाती है, जो बीत जाती है उसको इतिहास कहते हैं। तो देखो कल जो घटना बीती जो हम लोगों से संबंधित था, तो क्या ये इतिहास होगा, नहीं ये इतिहास नहीं होगा। तो इसलिए कहता है वास्तविक इतिहास वह होगा, क्या होगा, जो मानव इतिहास से संबंधित हो, जिसमें मानव की बात हो। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है तो ये इतिहास की बात होगी कि इलेक्शन हुआ, इसमें क्या है, पूरे भारत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें जिससे अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध होगा वही इतिहास होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इतिहास में बीती हुई घटनाओं का उल्लेख होता है, और जब बीती हुई घटना का उल्लेख होगा तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, इतिहास का अध्ययन करेगा और धर्म, भाषा, दर्शन, रीति रिवाज, कला, शिल्प और सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और जब वो जानकारी प्राप्त करता है तो वह यह बात को पता करता है कि क्या अच्छा हुआ था और क्या बुरा हुआ था।